अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज का बहुत ही अहम शो है क्योंकि एक ऐसे सब्जेक्ट के हवाले से है जो गुज़िश्ता 3 साल से हम समझते हैं कि हमारे तमाम मसाइल का हल वही है, यानी चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कॉरिडोर, इक़्तिसादी राहदारी, जिसको समझते हैं कि पहले अपोजिशन ने शायद इसकी राह में रुकावटें हायल की, रोड़े अटकाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत यह समझती है कि ये पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए इससे बेहतरीन नवीद कोई नहीं हो सकती। लेकिन मसला सारा ये है कि इसके हवाले से बुलाई जाने वाली जो एपीसी थी, जो इसका रूट डिसाइड हुआ था, ऐसा लगता है कि उस रूट से हम काफी दूर चले गए हैं। यहाँ तक कि जो इसके इफ्तिताई यानी संगे बुनियाद रखने वाली तकरीब में भी जो लोग शामिल थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब का यहाँ पे जिक्र करें, वो भी कहते हैं कि जो एपीसी में वजीर आजम ने वादा किया था, हम अब उस वादे के पे वो कायम नहीं है। और सिवाय सड़क के केपीके के चीफ मिनिस्टर का ये कहना है, परवेज खटक साहब का, कि हमें सड़क के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, बाकी चीजों के बारे में क्या किया जाए। हम ये भी देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब का भी ये कहना था कि पहले बात कुछ और हुई थी, रूट बार बार तब्दील करने की वजह क्या है। क्या ये बात सही है कि एहसन इकबाल साहब जैसे कहते हैं कि इसको सियासत की नज़र किया जा रहा है, या वाकई ये जो सारी तनकीद आ रही है उसके अंदर कुछ मस्बत पहलू भी हैं जिसके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। क्या वाकई इसको सिर्फ सियासत का निशाना बनाया जा रहा है, या ये तमाम होने वाली तनकीद में कोई वजन हम देखते हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे और दूसरे मौज़ूआत भी हैं जिसकी तरफ आप निशानदेही भी करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान से उसका तज्जिया भी लेंगे, जो कि कहने को अब सियासत छोड़ चुके हैं लेकिन फिर भी गैर सियासी नहीं है। उनका सियासत पे एक बहुत ही मुस्तनिद तज्जिया है, हुकूमत से और तमाम इन पॉलिटिकल पार्टी से बखूबी वाकिफ हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल रजा अब्दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ होने का। अच्छा, ये बात वाकई वाज़ेह रहे कि आपने सियासत बिल्कुल छोड़ दी? बिल्कुल छोड़ दी। इसकी वजह यह कि सियासत में आदमी वोट की भीख मांगता है और पिछले गुज़िश्ता 3 साल से जितने भी इलेक्शंस हुए, हमने अपने आप को गैर जानिबदार रखा और हमारा टोटल नज़रिया और टोटल जंग जो है, आपने कहा गुज़िश्ता 3 साल से, जबकि मैं 6 साल से ये जंग भी लड़ रहा हूँ और आवाम को बता भी रहा हूँ। उस वक्त आवाम मेरे पे हंसा करती थी कि ये 2 वे मोटरवे गिलगित से यहाँ तक कैसे बनेगी और बुलेट ट्रेन कैसे लगेगी, लेकिन अब आप देखें ये सब चीज़ हो रही है। इनको तो खंजराब का पता ही नहीं था, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, बल्कि पाकिस्तान की तारीख भी नहीं, सुनवाई जहां हम कहते हैं कि वोटर्स की नहीं होती वोट देने के बाद, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि सूबों के चीफ मिनिस्टर्स की भी कोई सुनवाई नहीं है। परवेज खटक साहब, अब्दुल मालिक बलोच साहब, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब, सभी इस वक्त नाला नजर आते हैं। सीपेक के मामले पे खास तौर पे आप समझते हैं कि वेस्टर्न रूट से अब नॉर्दर्न रूट पे तब्दीली, इसकी वजह क्या है? मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल मंसूबा जो है, इसका नाम है गवादर मेगा ऑयल सिटी, और उसको चाइना से कनेक्शन के लिए आपने एक सड़क की तामीर की। ये सड़क बैकअप था उस गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइन का जो ईरान से वाया पाकिस्तान चाइना जानी थी। सही। क्योंकि ये सड़क को असल जो मद्देनजर रख के बनाया गया है, उसके बैकअप के लिए बनाया गया था, उसकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए। चाइना में जो इसके खंजराब से लेकर बीजिंग तक का इलाका है, उसमें हजारों लाखों फैक्ट्रीज जो हैं वो है स्पेयर पार्ट्स की। तो शंघाई जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग एरिया, वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। तो इसको ये मद्देनजर रखा था चाइना ने कि ये स्पेयर पार्ट जो है इस रोड से लाके, और गवादर के अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन था आपका, जो चाइना की तकरीबन 40 से 50,000 फैक्ट्रीज ने वहां पे आना था, वो स्पेयर पार्ट्स लाके यहाँ पे बिल्टअप करके और यहाँ से शिपमेंट पूरी दुनिया के अंदर चाइना को फेंकनी थी। ठीक है। इसके ये गवादर मेगा ऑयल सिटी उस वक्त तक नामुकम्मल है, जो ये आके कौम को वरगला रहे हैं ना कि चाबहार। बेसिकली ये गवादर मेगा ऑयल सिटी उस वक्त तक बन ही नहीं सकता जब तक यहाँ ईरान 4 लाख बैरल की ऑयल रिफाइनरी ना लगाए, क्योंकि 1 लाख ट्रकों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पेट्रोल चाहिए था, डीजल चाहिए था आपको, और जो जहाज लगने थे उनके अंदर मिनरल वाटर नहीं डाला करता, उनके अंदर भी ऑयल चाहिए था, और हमारे तो पेट्रोल पंप्स में ऑयल नहीं है। तो 2013 से लेके अब तक जब ये मुआहदा साइन हुआ था पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का, उसके 6 माह बाद ईरान ने तो कहा कि हम तैयार हैं, हमारे बॉर्डर तक पाइपलाइन आ चुकी है। हमने कोई काम मैं बताता हूँ ना आपको, गवादर मेगा ऑयल सिटी अनकम्प्लीट है। अगर ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है ये उसकी बैकबोन है। सही। ये चाइना के लिए सबसे ज्यादा फिजिबल ये था कि जो 270 बिलियन डॉलर से ज्यादा सालाना अपना ईंधन चाइना से, ईरान से लेता था, ये गैस पाइपलाइन उसके ईंधन की बचत थी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और ये चाइना उसी दिन जो है सनती जाइंट का अपने आप को ऐलान करता अगर ये गैस पाइपलाइन चाइना पहुंच जाती। रूट वही है,
बीच में सियासतदानों ने इथो ले लो तो उथो ले लो शुरू की हुई थी, अपने हलकों से निकालने के लिए जमीनें खरीद रहे थे ये, लेकिन ये इनको ये नहीं पता था कि इसमें एक पैसा भी पाकिस्तान का नहीं है बनने में। ये चाइना ने पैसे देने थे और रूट वही है जो 2012 जुलाई के अंदर फाइनल हुआ था। ये नवाज शरीफ का कारनामा नहीं है, ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, लेकिन क्योंकि 2012 में ही हम बताते थे। आप कहते हैं अगर चाइना इंटरेस्टेड था गवादर ऑयल सिटी में, तो आज आप उसको क्या ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि ईरान के साथ तो आपने कोई आगे पेशरफ्त नहीं की। सियासत की नजर हो गया और उसकी वजह ये, इसीलिए इन घुसपैठियों को लाया गया था, नवाज शरीफ को खास तौर पे। सबसे पहले आते के साथ ही इसने ईरान गैस पाइपलाइन को वाइंड अप किया, जिसका बाकायदा असेंबली में इजहार किया था जहां हम लड़े थे। और उसके बाद फिर ये इसको माइंडसेट बनाया गया, अमेरिका ने एक माइंडसेट बनाया टापी, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अब मैं आपको ये बताऊं, यही तो सारा खेल था जिसको मैं दुनिया में बता रहा था कि एक फैसला होना है 2016 में कि हमने किसके साथ खड़ा होना है। तो नवाज शरीफ ने वो फैसला कर दिया टापी करके कि हमने अमेरिका और इंडिया के साथ खड़ा होना है, चाइना, रशिया, ईरान को छोड़ के। अब मैं आपको बताऊं, ये दुनिया में दो जाइंट्स आ रहे थे सामने, एक चाइना आ रहा था और चाइना के कंपटीशन के ऊपर जो है ना इंडिया था, क्योंकि 1 अरब से ज्यादा आबादी चाइना में भी मौजूद है और इंडिया में भी मौजूद है। किसी भी प्रोडक्शन और फैक्ट्री एरिया के लिए सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज ये होती है कि उसकी बनाई हुई चीज उसके अपने मुल्क के अंदर जो है ना वसी पैमाने पर इस्तेमाल की जाए। लेकिन फैसल साहब, इल्जाम तो फिर ये भी बनता है ना कि ईरान गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा था वो बिल्कुल एंड ऑफ द टर्म जरदारी साहब ने क्यों साइन किया? नहीं, ये गलत बात है। उसकी वजह ये है कि 4 साल तो उसको बनने में वो 700-800 किलोमीटर बन के आई है ना, तो 700-800 किलोमीटर आखिरी हमारे रीजन में तो नहीं बनी है, उनको ईरान में बनी, लेकिन उनको ये यकीन था कि आपके यहाँ कंफर्म बनेगी। उसकी वजह आपकी फौज थी। बेसिकली जरदारी साहब के पीछे भी फौज ही खड़ी हुई थी जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही थी। आप लोग इस चीज से फौज को माइनस नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। अब मैं आपको जो असल चीज बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में खेल क्या हुआ है, जो अंधेर मची है, जिसके बारे में पाकिस्तानियों का मसला तो उनका घर है ना, उनका रियासत तो नहीं है। उनका तो मसला रोज का हराम आमदनी है जो उन्होंने लेनी है, रियासत का कोई सोचता ही नहीं है। तुर्कमानिस्तान से गैस इसलिए इंडिया भेजी जा रही है कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्री बन जाए, इंडस्ट्री ग्रूम करे। अखंड भारत है ही एक सनती जाइंट का नाम। अखंड भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया का नाम नहीं है, सनती जाइंट का नाम है। उसके लिए नवाज शरीफ जो उनका एजेंट था, उसने कामयाबी के साथ टापी को इंडिया तक ले जाने में पहल की, और जो अपनी सनत के ऊपर 2.5 साल से पड़ी हुई गैस पाइपलाइन पे 10 रुपए नहीं लगा सका, वो तुर्कमानिस्तान की गैस पाइपलाइन का इफ्तिदा करने पहुंच गया, जो 4 साल बाद लगनी है। अगर आप अपनी ये गैस ले लेते ईरान गैस पाइपलाइन, तो आपका 6 महीने में यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता और 1 साल के अंदर आप गैस की प्रोडक्शन अपनी इंडस्ट्री को देना शुरू कर देते। बड़ा संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। वो तो कहते हैं कि सीपैक की वजह से, ये आज का नहीं हजारों साल के हवाले से। सीपैक को छोड़ देना, तो फिर सीपैक तो इनका जहन है ना, हमारा जहन तो गवादर मेगा ऑयल सिटी है। मैं आपको गवादर मेगा ऑयल सिटी बता रहा हूँ। ये गवादर को सिर्फ एक मछलियां पकड़ने वाली और लोहा उतारने वाली बंदरगाह बनाना चाहते हैं। वो तो हमारे पास कराची में भी मौजूद है। यहाँ 3 बरते चाइना ऑलरेडी बना चुका है, जिसके अंदर आपका एक सरिया, एक मजदूर इस्तेमाल नहीं हुआ। बताया तो ये जाता था ना कि चाइना इंटरेस्टेड है उस डीप सी पोर्ट में, जो पूरा रीजन में बताया वो जाता था जो हम बताते थे। ये जो बता रहे हैं ये मुसल्लत किए जा रहे हैं, और इन्होंने मुसल्लत करने में पाकिस्तान ने अपने हाथों से इंडिया को सुपर बम्पर जाइंट बनाने का आगाज कर दिया। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बनना हमने था मेगा ऑयल सिटी, बन जाएगा वो सनती जाइंट। आप समझते हैं इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा? इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हमने चाइना को तबाह बर्बाद कर दिया। इसके अंदर हमने चाइना के पीठ पे छुरा मार दिया खींच के। हमने जो गैस पाइपलाइन चाइना भेजनी थी ईरान के रास्ते, उसको खत्म करके तुर्कमानिस्तान से गैस पाइपलाइन इंडिया भेज दी। अच्छा, लॉजिस्टिकली सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि तुर्कमेनिस्तान में जिसका ये संगे बुनियाद रखा गया है, इसने तो पूरा गुजरना है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के हालात कौन से बेहतर हैं जो ये हो पाएगा? तो इनसे पूछें। मैं आपको बताऊं, तुर्कमानिस्तान गैस पाइपलाइन में अफगानिस्तान शहर हमारी। इंडिया की अगर हमने कभी गैस बंद की तो इंडिया अफगानिस्तान से हमारी बंद करा देगा, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को आप भी जानते हैं। ईरान गैस पाइपलाइन में हम इंडिया और चाइना की शरीक थे, हम पाकिस्तान, तो हमने ये खुद फैसला किया है ना। अब वो तुर्कमानिस्तान गैस नहीं रही, अब तो वो अफगान गैस है। हम तो अफगान के रहमो करम के ऊपर हैं, और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के साथ है। वो गैस अगर इंडिया पहुंचेगी तो इंडिया सनती तरक्की के अंदर 30% डिक्लाइन करके हर घर को सनत बना देगा, और वहां से सनती तरक्की करते हुए पूरी दुनिया को ग्रिप कर लेगा। ये अमेरिका का प्लान है चाइना को फेल करने के लिए। हमें चाइना को गैस देनी चाहिए थी, हमें चाइना को वो पेट्रोल की लाइन भेजनी चाहिए थी जिससे गिलगित बिल्तिस्तान का आगाज होता। बहरहाल इसके अंदर एक फायदा होगा, ये सारा का सारा गिलगित बिल्तिस्तान का जिस दिन भी ऑफिशियल ऐलान हुआ ना पाकिस्तान के साथ इलाक का, या पाकिस्तान के आईनी हिस्सा बनने का, आईनी सूबा बनने का, आगाज वहां से हो। आप समझते हैं कि
चाइना को इस बात की खबर नहीं थी। जब हम कहते हैं कि जी शहद से ज्यादा मीठी और हिमालय से ज्यादा ऊंची और समंदर से ज्यादा गहरी दोस्ती है, तो उसको इदराक नहीं हुआ पूरी दुनिया का सुपर पावर है इस वक्त। ये इसको नहीं छोड़ देंगे तो ये लफाजी बातें। आपने चाइनीज एक हेड ऑफ द स्टेट ने सेनेट में आके बाकायदा तकरीर करते हुए ये कहा था कि चाइनीज पीपल के लिए लाजिम है कि अगर वो चाइना से मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए लाजिम है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करें पहले। तो चाइना का तो आपके साथ बड़ा पाएतमाद रिश्ता था, लेकिन आपने इस माइंडसेट के कहने पे, इस पे चलते हुए चाइना की पीठ में छुरा घोंप दिया। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इस सारे किरदार के अंदर ईरान भी मौजूद है, इंडिया भी मौजूद है, अफगानिस्तान भी मौजूद है, तुर्कमानिस्तान भी मौजूद है, तो एक मुल्क गायब है। अच्छा मुझे बताइए, वो चाइना है। हाँ। और वो हमने काम कर ये तो सारे बरसरे इक़्तिदार जो लोग हैं उस पर आपने संगीन इल्जाम लगाया। आपको 46 अरब डॉलर तो क्या 46 पैसे भी दे देना तो उसकी बड़ी आला ज़र्फी हो। मुझे बताएं, ये तो आपने बरसरे इक़्तिदार लोगों पे एक बड़ा संगीन इल्जाम लगाया एंड यू हैव अ राइट टू हैव, आपके सामने ये आपका ओपिनियन है। मुझे बताएं 2013 में टापी सामने आता है, मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान की पीटीआई जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम तो पहले कहते थे कि वो दूसरे फ्रेंडली ऑपोजिशन है। मैं एक सेकंड रोकना चाहता हूँ, आप मेरी बात छोड़ दें। आप इन तमाम सियासी जमातों के, पीपल्स पार्टी के, PMLN के, PTI के, JUI के मैनिफेस्टो ले लें। आप मैनिफेस्टो चेक करके देखें तो उसमें ना गवादर मेगा ऑयल सिटी है, ना कॉरिडोर है, ना पाइपलाइन है। और फिर आप 2015 का बजट उठा लें, इस अगर हाँ ये रहा, इस बजट के अंदर पूरी दुनिया कहां जाएगी, बजट ही देखेगी ना। इस बजट में मुझे जरा ये कॉरिडोर और ये मेगा ऑयल सिटी का जरा 1 रुपया भी मुख्तस किया हुआ दिखा दें आप, है ही नहीं। तो जब आपने सिरे से ही माइनस कर दिया तो मैं इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूं, ये तो आंख देखी हकीकत है। मुझ पे पाबंदियां लगा के मुझे इन्हीं चीजों से तो रोका जाता था। मैंने तो 2013 के इलेक्शन से पहले कहा था कि जिसके मैनिफेस्टो में हर तकरीर में इसहाक डार साहब कह रहे हैं, कहते हैं जब धरना हुआ तो चाइनीज प्रेसिडेंट की विजिट आपने जो ना उसको डिले करा दिया। आप कह रहे हैं कि इसका कोई वजूद ही नहीं है, उसने ऑलरेडी स्क्रैप किया हुआ प्रोजेक्ट है। मैं तो जाहिल आदमी हूँ ना, आप तो एक समझदार खातून है। पूरी दुनिया ने अगर देखना है आपको कि आपके यहाँ मुल्क में क्या प्रोजेक्ट चलना है तो पूरी दुनिया बजट देखती है ना। वो इसहाक डार नहीं बनाया है, तो वो कितना बड़ा झूठा है इसके आपके सामने मैंने सबूत रख दिया। ये बजट में आप मुझे दिखा दे, कहाँ है गवादर मेगा ऑयल सिटी, कहाँ है कॉरिडोर, कहाँ है पाइपलाइन, आप मुझे दिखाए ना। अच्छा, तो इस पे अगर आपने 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया तो इसका मतलब आपने खत्म कर दिया। तो ये 46 अरब रुपए जो प्रॉमिस किए जा रहे हैं सीपैक के लिए, हाँ 46 अरब डॉलर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इसमें अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स भी हैं, पंजाब में जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं। मैं ऑफिशियल रिसर्चर हूँ गुज़िश्ता 6 साल से। मैंने एक दिन पाकिस्तानियों को यहाँ बैठ के बताया है, सिर्फ सुन के ये कानों से धत्ती उड़ाने वाले लोग, इन्होंने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। इनका लेना देना ही क्या है। हालांकि मैंने आपको बता रहा हूं, हजरत आदम से लेके आज तक इससे बड़ा मंसूबा था ही नहीं दुनिया के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूं। और मैं कहता था कि तुम्हारी नालियों में भी नोट बहेंगे, लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये प्रोजेक्ट को पूरा मेंटा था चाइना और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए। पाकिस्तान का इसके अंदर गुजरगा होना शहरग हयात था। आपने इसको ले जाके इंडिया के पांव में खुद फेंक दिया। और इसीलिए सुने, 2.5 साल हो गए नवाज शरीफ को वजीर आजम बने हुए। ये जो मोदी है इससे पहले तो नहीं आया पाकिस्तान में इस तरह, लेकिन जैसी टापी का मुआहदा होता है तो आपके पांव में गिरा जा रहा है, आपके पांव में मारा जा रहा है। वो हमले भी हो रहे हैं, चाहे पाकिस्तानी भी कर दे तो हाथ जोड़ के कहेगा नहीं भगवान के कृपा से तो कोई और करके चला गया, पाकिस्तान नहीं है। उसने 4 साल आपसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना है, जैसी टापी मुकम्मल होगा फिर वो आपको आंख दिखाएगा। लेकिन आपका कहना यह है कि इस वक्त जो हम बड़ा कह रहे हैं कि जी मुतवाजन हो गए हैं, उनका मीडिया अगर जहर उगल भी रहा है तब भी भारतीय हुक्काम ने ये नहीं कहा कि जी पठानकोट में किसी तरह पाकिस्तान में है ना, उसकी वजह टापी है। जैसे ही टापी कंप्लीट होगा फिर मैं आपसे पूछूंगा, वो जाइंट बन जाएगा, चाइना डिक्लाइन कर जाएगा, चाइना क्लैप्स कर जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और तारीख में इस नादिर और नाजावाल दोस्ती के ऊपर जो छुरा घोपेगा ना वो पाकिस्तान होगा। बहुत ही अहम तज्जिया यहाँ हमारे सामने आ रहा है जिसमें आप कहते हैं कि टापी का मंसूबा अगर आगे बढ़ता है तो सीपैक, लेकिन सीपैक स्क्रैप हो रहा है, आप कह रहे हैं। हो गया ना, अब तो सिर्फ बंदरगाह रह गई ना लोहा उतारने के लिए इत्तेफाक फाउंड्री। नहीं तो वो जो कहते हैं कि 1.5 बिलियन की अगर बात की जा रही है ऑपरेशन ज़र्ब अस्ब के लिए, उसमें कहा कि ये जो कॉरिडोर बनेगा इसकी पुलिसिंग, इसकी सिक्योरिटी के लिए भी पैसा मुख्तस है, वो तो इंडिकेशन दे रहे हैं। मैं सर्च करूँ ना, 400-600 ट्रक लाके अगर यहाँ पे 2 जहाज लगा के आपने चढ़ाना है सामान तो चढ़ा लें। जो गवादर मेगा ऑयल सिटी का कॉन्सेप्ट था वो उस वक्त कंप्लीट होगा जब यहाँ से ईरान से आती हुई गैस पाइपलाइन चाइना तक जाएगी। दैट्स ऑल, ये इसकी कुंजी है। और इसकी कुंजी की सबसे पहली निशानी गिलगित बिल्तिस्तान का आईनी हक हासिल होना है। जिस दिन गिलगित बिल्तिस्तान को सूबा बना दिया जाए पाकिस्तान का, उस दिन से आप समझ लेना कि ये वाला जहन काम करना शुरू हो गया। और ये काम सिर्फ आपकी फौज करेगी, कोई सियासतदान नहीं कर सकता, क्योंकि ना चाइना आपके सियासतदानों पर एतबार करता है, ना ईरान
आपके सियासतदानों पे एतबार करता है ना रशिया का। वैसे ये तो बात हमने इस फोरम से भी कई दफा आपसे कही है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर एक साथ बना पाएं। तो ये क्या वजह है कि हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है? कंट्री की डायरेक्शन क्या है? जब हम कहते हैं कि PMLN के मंशूर में है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आना है, क्या वो अपने ही मंशूर से वफा नहीं कर पा रहे? ये सब और बहुत कुछ और एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ओरिजिनल सवाल हमारा ये था कि क्या CPEC को सियासत की नजर किया जा रहा है, लेकिन एक और सूरत हाल डेवलप हुई है। फैसल रजा आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि CPEC वर्सेस टापी होने लगा है और एक तरह से हमने शायद अपने इकोनॉमिक एजेंडा में टापी के हक में फैसला सुनाया है। इससे पाकिस्तान का इन द लॉन्ग रन नुकसान हो सकता है। लेकिन फैसल साहब, सवाल ये पैदा होता है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो आपके गवादर पोर्ट सिटी की बड़ी एक कलीदी, आपने खुद कहा कि एक कंडीशन थी, उसमें भी तो पहले भारत का नाम लिया जा रहा था। तब आप ये नहीं कहते कि गुज़िश्ता हुकूमत जो थी वो भी भारत को फेवर कर रही थी? नहीं, ये अमेरिका तो चाहता था कि इंडिया जाए गैस, यहाँ से भी जाए। ईरान के साथ हमें गैस लेने पे या इंडिया गैस भेजने पे अमेरिका को कभी भी परेशानी नहीं थी। उसको असल परेशानी थी चाइना भेजने की, क्योंकि चाइना की प्रोडक्शन 30% डिक्लाइन कर जाती है और उसके बाद चाइना नो डाउट पूरी दुनिया का बेताज बादशाह हो जाता। और यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन के बाद $270 बिलियन की बचत जो उसको तवानाई की थी वो उसको बेस करती, और उसके बाद आप पे 100-200 बिलियन डॉलर जो है उस चाइना के लिए खर्च करना कोई मसला नहीं था। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब जैसे बार बार कहते हैं कि ये जो टापी की यहाँ से गैस पाइपलाइन गुजरेगी और दूसरे मंसूबे वो जो लगा रहे हैं, उन्होंने कहा 2018 में बिजली की लोड शेडिंग पाकिस्तान से नापैद हो जाएगी, कभी नहीं सुनी जाएगी। ये लिफाजी बातें, ठीक है, ये आप बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और आज तक सुन रहे हैं। नापैद तो छोड़ें, यहाँ से 800 अरब रुपए का कॉपर ही बेच दिया, आज तक इसने उसको गिरफ्तार नहीं किया। ये उसी बिजली का वजीर है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ होती है बजट के अंदर। बजट आपके सामने रखा है। 2013 में इनका जहन ही नहीं था, तभी तो मैनिफेस्टो में इनकी ये चीज़ें नहीं थी। ख्वाजा आसिफ दिखा दे अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये गवादर मेगा ऑयल सिटी या गैस पाइपलाइन है ही नहीं, इनके जहन में ही नहीं था। तो जो 400 किलोमीटर की आप बात कर रहे थे, जब ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की हुई तो वो भी तो ईरान में लगा, उसका कोई जिक्र हमारे बजट में भी नजर नहीं आएगा 2013 से पहले। बुक्स की नजर हुआ है, फिरका वाराना बुक्स की नजर हुआ है ये प्रोजेक्ट, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये सारे एंकर्स और ये सहाफी टीवी पे बैठ के चाबार और इंडिया के ताल्लुकात, ईरान के ताल्लुकात कहते हैं ना, आज मैं इनसे पूछता हूं, मेरा ये सवाल है तमाम साफियों से पाकिस्तान के, कि अगर इंडिया चाबहार के अंदर ईरान के साथ मौजूद है तो आपको यही शिकायत है ना कि ईरान इंडिया को मजबूत कर रहा है, तो टापी के अंदर आप भी तो इंडिया को मजबूत कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब है इंडिया मसला नहीं है, आपका मसला ईरान है। सीधी सी बात है। अगर आप मेरी बात समझने की कोशिश की आपने, मेरी बात सुने। आपकी अगर सरहद के ऊपर गैस पाइपलाइन आई हुई है जिसपे 2.5 साल से, ईरान पे 35 साल पाबंदियां रही हैं, वो 11 अरब डॉलर लगा के उन पाबंदियों में आपकी सरहद तक गैस पाइपलाइन लाया है, जिसमें 2.5 साल से गर्द जमी पड़ी है और आप 5 रुपए का ब्लॉक नहीं रख रहे। तो अगर आप किसी मुल्क के साथ ऐसे चलोगे तो पावर बनने के बाद आप सोच सकते हो कि वो आपसे अच्छा चलेगा। सर, आपको ये बात तो पता होगी ना कि इसी दौरे हुकूमत में हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान की समुद्री हुदूद में 200 नॉटिकल माइल्स का इजाफा हुआ है। इससे बिलियंस ऑफ डॉलर की जो इंडिया की तय हुई भी डील ओमान से जो थी गैस पाइपलाइन की, अब वो आपकी समुद्री हुदूद से गुजरी तो वो स्क्रैप हो गई है। बिलियंस ऑफ डॉलर का इंडिया को नुकसान भी तो हुआ है। वो कभी मंसूबा कंप्लीट नहीं हो सकता। वो मैं आपको बता देता हूं ना, आप मेरे से सुन तो लें पूरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान को अपना शहरग नहीं बनने देना। हम यहां से, जब इंडिया की इंडस्ट्री अगर 1 साल बाद गैस पे डाइवर्ट हो जाती है और हम यहां से गैस रोक देते तो इंडिया हमारे आके जूते पॉलिश करता, वजीर आजम मिन्नतें करता रोकने के लिए। तो इसलिए उसने ओमान को चुना कि वो ईरान से ये डिमांड कर रहा है कि आप मुझे ओमान के रास्ते दे दो गैस पाइपलाइन, लेकिन मैं पाकिस्तान के रास्ते नहीं लेना चाहता। तो वो तो स्क्रैप हो गई ना, झटका लगा ना उसको। स्क्रैप आपने की ना, कोई फरिश्ते तो नहीं आए आसमान से, फिरका वाराना बुक्स के ऊपर आके आपने आप जो इस वक्त आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए उसमें तो बहुत आता ही नहीं है, उसमें आपकी समुद्री हुदूद आगे बढ़ी तब वो पाइपलाइन खत्म हुई ना ओमान से आने वाली। मेरी बात सुने ना, आप किसी भी हदूद को खत्म कर लें, ओमान की अपनी हदूद तो चेक कर लें, आप वहां से ले जाने का आप तरीकेकार देख लें, क्या वहां तक आप हदूद रखते हैं, क्या ओमान की हदूद के अंदर आपकी हदूद घुस गई जाके। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो तो मेन ओपन सी से ले जाना चाह रहा था आपने। हरमस जो है वो मेन ओपन सी है, नहीं वो जितना आगे भी जा रहा था, अब हमारे 200 नॉटिकल के बाद वो हमारी समुद्री हुदूद से अब गुजरता है तो वो आपकी समुद्री हुदूद से गुजर ही नहीं सकता। ईरान से जाएगी पाइपलाइन सीधी ओमान, और ओमान से वो उसके साहिल से होते हुए, और फिर आपका हदूद जब खत्म होता है। आप इसको एक बार गौर से पढ़ें।
ठीक है ना। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, वो आप मेरा तजिया ले लें, उसके अंदर आपके क्वेश्चन जायज हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि वो इसलिए नहीं खत्म हुई कि आपकी हदूद खत्म बढ़ गई, वो इसलिए खत्म हुई कि ईरान आज भी चाहता है कि आपके सीने के ऊपर से गैस पाइपलाइन इंडिया जाए। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो एक्चुअल इंडिया तो उससे वॉकआउट कर चुका, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जहन आ गया ना, इसलिए वॉकआउट किया ना, क्योंकि वहां पे शहर अफगानिस्तान है। लेकिन ये मुझे थोड़ा इससे पर्सनली इख्तिलाफ है। आप समझते हैं कि टापी का हमें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल जो स्टेक बता दें क्या फायदा होगा, जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बता देना मुझे। इस वक्त हमारे सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मौलाना फजलुर रहमान, अब इनका इत्तेहाद कायम हुआ पीटीआई से, ये पता नहीं कैसे अचानक से इत्तेहाद हो जाता है, अचानक से अलग हो जाते हैं। इनको एक तो पता ही नहीं है कि ये जो 2012 31 जुलाई को मंसूबा फाइनल हुआ था और ये कॉरिडोर तश्कील पाया था, इसकी तारीख है 31 जुलाई 2012। उसके अंदर आप एक इंच भी नहीं हिला सकते अगर उसको बनना है तो, ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। तो क्यों हो रहा है ये इधर से उधर? ये दिखाते एपीसी में कुछ है, बनाने की संगे बुनियाद किसी और डॉलर पाकिस्तान के अंदर जब आ रहे थे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आ रहे थे। कुल इन्वेस्टमेंट है 711 अरब डॉलर की, चाइना ने जो यहाँ करनी है। 1200 शिपिंग कंपनीज आनी है क्योंकि यूनान कोलैप्स कर गया है। 50,000 इंडस्ट्री आनी है चाइना की यहाँ पर, क्योंकि वो यहाँ पर स्पेयर पार्ट ला के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके और यहीं से पोर्ट ऑफ शिपमेंट करना चाहता था। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक्चुअल वो ये है कि इनके अच्छों में भी हिम्मत नहीं है कि ये एक्चुअल मंसूबे को हिला सके। एक्चुअल मंसूबा वहां से आगाज होगा जहां गिलगित बिल्तिस्तान को आईनी हक देंगे आप, ये उसकी कुंजी है। और ये काम आपकी फौज कर रही है क्योंकि 3 ममालिक आपकी फौज पे यकीन रखते हैं। हाँ, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है ये टापी की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि टापी के अंदर तमाम मुल्क मौजूद है इलावा एक चाइना के। ईरान की गैस पाइपलाइन तो आज भी तैयार है कि वो आपको भी गैस दे और इंडिया भी भेज दे, उस पर किसी को एतराज नहीं है, क्योंकि एक तुर्कमानिस्तान इंडिया की गैस को पूरा नहीं कर सकता। इंडिया की इंडस्ट्री जब डाइवर्ट होगी एक बड़े मेगा अखंड भारत की सूरत में, तो उसका हर घर सनती तरक्की का फैक्ट्री बनेगा, हर घर के अंदर फैक्ट्री का, इसलिए तुर्कमानिस्तान की भी गैस चाहिए, जो हमारे ईरान की इश्यूज हैं, जो प्रोविंशियल इश्यूज हैं, उस पे आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शुरू में मैंने जैसे कहा कि तमाम के तमाम, और मुझे बड़ी हैरत है कि पूरे पाकिस्तान अगर ये इंडिया ही दुश्मन था हमारा और इंडिया ने ही हमें तबाह करना था, तो हम ही इंडिया को मजबूत कर रहे हैं। इस पे कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आई एम टोटली अपसेट बिकॉज आप अपने मेगा प्रोजेक्ट छोड़ के और इंडिया के आप गुलाम बन के और उनकी गुलामी कर रहे हैं और उनको मजबूत कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, हमें तो हमारे माइंडसेट को तो वैसे ही शिकस्त हो चुकी है। अब हमारी ये दुआ है कि अब आप टापी बनाएं और अल्लाह करे कि अब आप बनाएं और अब आप बना के दिखाएं। ऐसे साहब, जो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स इस वक्त कह रहे हैं कि सूबाइयत फरोग पा रही है, सूबों की आवाजों को सुना नहीं जा रहा, खासतौर पे ये रेंजर्स के मामले पे, उस पे आप क्या समझते हैं? सूबाइयत तो फरोग पा रही है ना, जब सूबों को आपने जुबानों में बांट दिया, हर सूबा अपनी अपनी जुबान के मुताबिक अपनी हुकूमत बना के बैठ गया। 2013 में यही तो सबसे बड़ा आपके साथ मसला इफ्तिखार चौधरी ने किया कि पठान को सरहद दे दिया, पंजाबी को पंजाब दे दिया, सिंधी को सिंध दे दिया, बलूची को बलूचिस्तान दे दिया। यही तो वो किरदार, ये देखें जो लकीरें खींचती है ना ये तफरीक की, वो इंसानी ह्यूमन शील्ड से खींचा करती है, पेंसिलों से नहीं खींचा करती। जब मैं और आप ह्यूमन शील्ड बना के खड़े हो जाएंगे और मैं कहूंगा मैं पंजाबी को नहीं मानता, पंजाबी कहेगा मैं सिंधी को नहीं मानता, और हमने बल्दियात में देखा कि वो चीज साबित हुई कि हर कोई अपने अपने एक महवर के अंदर समेट गया। तो अब इस ह्यूमन शील्ड को अगर कोई मुल्क के अंदर फिसादात होता है तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांड सही है रेंजर्स के मामले पे? बिल्कुल गलत है, आईनी नहीं है। आप समझते हैं, आपने तो खुद कहा कि आईनी का मुतालबा, मुतालबा 147 नहीं होना चाहिए था, मुतालबा तो 245 होना चाहिए था। रेंजर्स ने कितनी गिरफ्तारियां करके इन्हीं अदालतों में अगर भेजना है तो इन अदालत को मुस्तकबिल में माजी में कभी कोई सजा याफ्ता आदमी नजर आया आज तक, कोई फैसला नजर आया है आज तक? तो जब आपके यहाँ मुल्क के अंदर इंसाफ के इदारे खत्म हो जाए और जहां इंसाफ के इदारों पर बात करने हो तो आप पाबंदियां लगा दें, तो पाबंदियां मसले का हल नहीं हुआ करता, डिस्कस मसले का हल हुआ होता है। देखें आप लोगों ने डिस्कस किया तमाम एंकरों ने, तो आखिर में ये कामयाबी हुई कि मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का आगाज हो गया, जो फौज के मरूने मिन्नत है। जिस फौज को ये कहते थे कि ये आके इख्तिदार पे कब्जा कर लेंगे, इनको डूब के मर जाना चाहिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, उसी राहिल शरीफ साहब ने जो है आपके पूरे मुल्क के अंदर जो है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा के एक अच्छा संगमील का इजाफा किया है, एक नई जानिब गामजन किया है। तो हमें इससे कोई एतराज भी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जमहूर के एक्चुअल नुमाइंदे आ जाए, लेकिन रियासत के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज ना करें ना, अजली दुश्मनों को मजबूत ना करें। तस्दीक कर रहे हैं आप उसी फौज के मामले को, रेंजर्स फौजी इदारा है, विफाक की अलामत है, आप उसको तौसी नहीं दे रहे। और आज भी सूरत हाल ये है कि अगर ये अगले 60 दिन के लिए हो जाता है फिर ये मामला आएगा 60 दिन के बाद। हमने तो इस पे बात इसलिए करना छोड़ दी कि लोग जो है ना गलत समझते हैं। मैं आपको बताऊं कि
आप आर्टिकल 245 का निफाज अपने इलेक्शंस के लिए तो करा सकते हैं, फौजी अदालतों को कंटिन्यू करने के लिए नहीं करा सकते। एक होप थी इंसाफ की, वो आप लोगों ने खत्म कर दी। बेहतर है कि 245 का निफाज करके अगर आप रेंजर को इख्तियार देंगे, उसको पुलिस तो ना बनाए ना आप, रेंजर्स को आप पुलिस बना रहे हैं, उसको पुलिस के इख्तियार देके आप रेंजर्स को फौज बनाए 245 के इख्तियार देके, फिर रेंजर देखें। आप तो और ज्यादा इख्तियार की बात करेंगे, पहले तो मैं चोर हूं, तैयार नहीं, इससे वो डरे जो चोर हो, जो डाकू हो, जो कातिल हो, जो लुटेरा हो, जो दहशतगर्द हो। ना मैं चोर हूं, ना मैं डाकू हूं, ना मैं लुटेरा हूं, ना मैं दहशतगर्द हूं, ना मैंने किसी का कत्ल कराया, ना मैंने किसी की जमीन मारी है। ये फिर आप मान जाएंगे अगर ये फौजी अदालतों के इंसाफ से डर रहे हैं तो ये चोर भी निकलेंगे, ये डाकू भी निकलेंगे, ये दहशतगर्द भी निकलेंगे, ये दहशतगर्दों के आलाकार भी निकलेंगे। के इलेक्ट्रिक के अंदर सबसे बड़ा हिजबुल तहरीर का जो दहशतगर्द पकड़ा गया, उसकी जीआईटी का अगर मैं यहां तकाजा करूं बैठ के, तो कोई मुझे बताएगा कि पूरी दुनिया की जीआईटी आ गई, उसकी जीआईटी किधर चली गई? कोई नहीं बताएगा। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा इलावा पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानी कौम ही सबसे बड़ी पाकिस्तान की दुश्मन है। पाकिस्तानी कौम जो है वो हरामखोरी के अंदर सबसे आगे है। पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि यह हलाल आमदनी ना शुरू हो, क्योंकि हलाल आमदनी में तो इनके मीटरों के बिल नहीं जमा हो सकते। हराम आमदनी आएगी तो आय गुन भी चलेगा, मार्केट भी चलेगी, परचेजिंग भी चलेगी, और उसके लिए सबसे बेहतर हलाल आमदनी तबाह हो जाए। अच्छा, हलाल आमदनी का आपने यहाँ पे जिक्र किया। अब करप्शन के मामले पे भी दो राय नजर आ रही है। एक करप्शन को जोड़ा जा रहा है टेरर फाइनेंसिंग से, यानी दहशतगर्दी की सहूलतकारी, और दूसरे करप्शन के लिए एमनेस्टी स्कीम आती है। ये क्या तजाद है? ये आपने देखे, मैं आपको बताऊं, मतलब सही बात है आपकी कि मैं किसी को कत्ल, रेंटल कत्ल और ये पैसे जमा करके 1% दूं, यानी कि 1%, जस्ट 1%। अब मैं आपको इस पे एक मिसाल देता हूं। रियासत पाकिस्तान ने 500 मिलियन डॉलर अब तक कर्जा उठाया है अभी इस साल में, और उसका शरह मार्कअप जो है वो है 7%। रियासत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्जा लेती है तो 8%, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में इस्लामी बैंक को जो 20 अरब रुपए लोन दिया है 5 अरब रुपए के साथ, वो है 0.01%। तो आप हराम आमदनी भी अगर हलाल करने जा रहे हैं तो वो है 1%। इस हराम आमदनी को आप कैसीनोज और मुख्तलिफ जगहों से हलाल करते रहे तो वहां देते रहे 10 to 15%। तो यहां कैसीनो ही खोल दो, कैसीनो यहां पर 10% पे हलाल कर देगा। मतलब हराम आमदनी भी 1% के ऊपर है। 100 रुपए में 1 रुपया दो, और दुनिया की सारी चोरी डकैती तुमने जितनी की है वो हलाल कर लो। तो उससे पहले पूरे पाकिस्तानियों का मौका दो। हर इसलिए हलाल आमदनी खा रहे हैं। काला धन, सफेद आमदनी, हलाल आमदनी, इस पे जरा जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ तो कलीदी जो सवाल मैंने उठाया वो ये है कि करप्शन पे एक तरफ तो हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, दूसरी तरफ हम एमनेस्टी स्कीम लेके आते हैं। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का शॉर्टकट है या और कुछ और? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। करप्शन पे हमारा कौमी स्टांस क्या है, ये बड़ा एक अहम सवाल इस वक्त बनके सामने आया है। क्योंकि अगर करप्शन सहूलतकारी, दहशतगर्दी की सहूलतकारी में मुलव्वस है तो हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस है। लेकिन अगर आपने दूसरे तरीकों से, काले तरीके से पैसा कमाया है तो अब आपके पास एमनेस्टी स्कीम भी मौजूद है। क्या इसकी ये वजह है कि हमें करप्शन से एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो दहशतगर्दी से मिली भी ना हो? वैसे साहब, क्या इस वक्त हमें माइंडसेट क्या नजर आ रहा है? इसका कोई ना कोई इंटरनल थॉट तो होनी चाहिए ना। इनके गले में सिर्फ एक ही सूरत में फंदा आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस दहशतगर्द को पकड़ेंगे पीछे सियासतदान निकलेगा। और जाहिर बात है कि ये आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कह रहे हैं? तमाम लोगों के लिए। इसमें सरे फहरिस्त तो नवाज लीग है और आने वाला वक्त साबित करेगा। तो इसलिए अपने काले धन को 1% देके ये वाइट करना चाह रहे हैं। अगर 50-50 हो जाए ना तो फिर ले लीजिएगा, इसको कबूल कर लीजिएगा। इसमें दो चीजों पर बार्गेनिंग हो रही है अगर इसको देखें। एक तो कन्फेशन, यानी कोई आके कहे कि हाँ जी मेरे पास काला धन है, फिर उस कन्फेशन की एक कीमत है, यानी उससे नेगोशिएशन भी हो रही है। पहली बार नहीं हुआ ना, 10% पे पाकिस्तान में 17 बार हुआ ये चीज। 17 बार ये चीज लागू हुई है कि आप 10-20 अभी आप कह रहे हैं परसेंटेज की लड़ाई है। नहीं, परसेंटेज की नहीं, मैं ये एक मशवरा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आपने करप्शन पे या पाकिस्तानी लटकाना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान में सिर्फ 1 करोड़ लोग रह जाएंगे 18 करोड़ में से, सभी लटक जाएंगे फिर। क्योंकि हर एक के घर में हराम की आमदनी है। हराम की आमदनी की वजह से जब इनको चाहिए अय्याशी तो इनको ये चोर याद आते हैं, और जब घर में लाश आ जाए तो फौज याद आती है। तो ये माइंडसेट है। जो घर में नहीं है इस वक्त, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, दुबई में, कहीं और हैं, वो वापस आएंगे। ओह यस, 2016 वापसी का साल है। अच्छा। और बड़ी तादाद में आएंगे, और पाकिस्तान का 700 से 800 बिलियन रुपया वापस आएगा। क्योंकि अगर आपने गवादर मेगा वर्ल्ड सिटी बनाया ना तो पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट करने आएगी, तो पाकिस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे बाहर रख सकता है? तो इनको भी पता है अगर गवादर मेगा वर्ल्ड सिटी बना तो इनको अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट वापस लानी पड़ेगी पाकिस्तान, इसलिए तो 1% आए ये लोग सामने आपके। मैं कह रहा हूँ 50-50 पे मान जाना आप लोग। ओवरऑल जो बात कर रहे थे, अगर आप 50-50 पे मान गए ना तो मैं आपको बताऊं आपका कर्ज जो है ना
वो विद इन 6 मंथ पूरी दुनिया का कर्ज आप उतार दें। ये पहले भी हमने सुना हुआ है ना, नहीं, उस वक्त और बात थी, उस वक्त मंसूबा नहीं था, उस वक्त गवादर मेगा ऑयल सिटी सामने नहीं था। गवादर मेगा ऑयल सिटी को आप लोग क्या समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ हजरत आदम से लेके आज तक मैंने इससे बड़ा मंसूबा नहीं देखा, तो मान जाइए। वैसे साहब, इकोनॉमिकली अगर बात की जा रही है, इस वक्त हमें बताया जाता है, बड़ी खुशी से ब्रेकिंग न्यूज दी जाती है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स 21 बिलियन पे चले गए। साथ ही छोटा सा मुल्क है बांग्लादेश, 27 बिलियन, 27.5 बिलियन पे चले गए। उनकी एक्सपोर्ट 6.5% इसी दौरानिये में ग्रो की है। हमें जीएसपी प्लस स्टेटस भी मिला, बाकी तमाम चीजें भी, मंसूबे भी लगे, इसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। उसकी क्या वजह? इंडस्ट्री क्लैप्स हो चुकी है। आपकी तवानाई देखें, आप गाड़ी चलाते हैं, फिर आप तवानाई पे नहीं चाहिए। हर चीज रिलेटेड है दुनिया में। मैंने आज से 4 साल पहले बताया था कि 2016 के अंदर तेल की हाकिमियत का खात्मा होगा और गैस की हाकिमियत का आगाज होगा। तो ये वो जंग सामने आ गई ना दुनिया की तेल और गैस की। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप भी गाड़ी चलाती हैं, आप पेट्रोल डलवाती हैं और फिर सीएनजी डलवाती हैं, तो पेट्रोल छोड़ देती है, नहीं मैं सीएनजी डलवाऊंगी। तो पूरी दुनिया में यही कॉन्सेप्ट है गैस का। जैसे ही आपकी इंडस्ट्री गैस के ऊपर जाएगी, आपकी इंडस्ट्री जिंदा हो जाएगी, वापस प्रोडक्शन में आ जाएंगे आप। कोयले का साल भी बता दें ताकि हम सिंध में थर से कोयला कब निकालेंगे? अगर कबले मसीह की ये बदरू 2-4 साल मिले तो फिर तो कभी नहीं निकालेंगे। कायम अली शाह जिसका नाम है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी वजह है आप हर चीज करेंगे, आप बैरूनी तसल्लुत से जब बाहर निकलेंगे और आप रियासत के बारे में सोचेंगे, आप हर तरह के तासुब से बाहर निकलेंगे और आप पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूं, गिलगित बिल्तिस्तान में 17 किलोमीटर लंबा तवील सोने का पहाड़ है, उसके तो दरिया में सोना चुन रहे हैं लोग बैठ के। आप आज तक वहां से एक डली नहीं निकाल सके। रेकोडेक को आपने अपने मुंह पे कालक बना के पोत लिया। आपने यहाँ पर थरकोल के अंदर दुनिया का तीसरा बड़ा रिजर्व है हमारे पास, अगर उधर चले जाते सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से मार खा जाएगा, वरना सबसे सस्ता प्रोजेक्ट ही वही है। सर, जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे तो कोई इकोनॉमिक विजन आपको 5 साल, यानी पहली दफा था ये, यानी इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ना। उस वक्त हम कभी इधर घूमते थे, कभी उस वक्त हमने 2 ही बातें सुनी कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आ गया, देखे जी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा हमने कोई और बातें नहीं सुनी। और ये पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, आप इस प्रोजेक्ट, यही तो आपकी बैकबोन है, गैस पाइपलाइन गवादर मेगा ऑयल, जो आपने आखिर में 5 साल के आखिर में जाके आपने साइन किया है। आखिर का नहीं गए आप, इसको 4 साल उन्होंने बनाया है। अच्छा, पाकिस्तान में कितने किलोमीटर इसकी गैस पाइपलाइन बिछाई गई? बस काफी है। वो रूट ही नहीं बना जिसपे लोग कह रहे थे कि गवादर से लेके पहले आप लिंकअप तो करें। गवादर से अगर वही सामान जो लोड हो रहा है उसने कराची जाना, तो फिर फायदा क्या? मेरी बात तो सुने ना, लिंकअप की जरूरत ही नहीं, छोड़ दें सारी चीजों को। 50,000 फैक्ट्रियां आ रही हैं, 1200 शिपिंग कंपनियां आ रही हैं, आप क्या बात कर रही हैं? लेकिन वो पहुंचने के लिए उनको सड़क तो चाहिए होगी। सड़क वो खुद बनाएंगे, आप थोड़ी बना रहे हो सड़क का। आपका क्या काम है? आप तो खाली ठेकेदारी कर रहे हैं। 46 अरब डॉलर आप तो जेब से निकाल के नहीं लाई ना, कहीं से आया है ना 46 अरब। अभी तो आपने कहा 46 पैसा भी नहीं आएगा। अब नहीं आएगा ना, पहले तो आ रहा था ना। अब तो आपकी किस्मत ही खराब है ना। आप लोग जब अपना ईमान टके भाड़ों पे बेच दोगे, आपसे मुराद ये लोग हुक्मरान, तो और जाके इंडिया की गुलामी करना शुरू कर देंगे, तो आप चाइना के मुकाबले में इंडिया को लाके खड़ा करेंगे और फिर आप चाइना से बोले कि आओ मुझे मदद करो, तो चाइना पागल है। और अगर वो फिर भी आ जाए तो फिर चाइनीज उस हेड की बात सही थी कि अगर तुम चाइना से मोहब्बत करते हो तो तुम पे लाजिम है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करो। आपकी सबसे बड़ी तारीखी गलती ये है कि आपको इस वक्त चाइना के साथ खड़े होना चाहिए था। आप क्यों इधर उधर देख रहे हैं? आप आंख बंद करें और चाइना के साथ खड़े हो। चाइना जिसके साथ खड़ा हो जाए उसकी तो किस्मत बदल जाती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है, आप फॉरेस्ट की दीगर कंट्रीज देख लें, आप मलेशिया देख लें, आप सिंगापुर देख लें, उसके बावजूद अगर वो आपको मदद कर रहा है, आपको हेल्प आउट कर रहा है, आपको निकाल रहा है। चाइना का भी तो कोई विजन होगा ना। देखें, अब गवादर पोर्ट आपने फाइनली, पहले तो सिंगापुर को आपने 3 साल उसमें मुसल्लत रखा। ये बाय द वे सिंगापुर वाला तो आपने वो जरदारी साहब ने तो आपने नहीं खत्म नहीं किया था, साइन तो आप ही नहीं किया था। मेरी बात सुने, नहीं हमने नहीं किया, मेरी बात खत्म तो अब जाके हुआ है। 3 साल उसको रख के खिलाया, सिंगापुर ने चलाया ही नहीं। तो होने देना। बताइए, 2012 31 जुलाई को हमने फाइनल किया चाइना के साथ गवादर मेगा ऑयल सिटी को, और कॉरिडोर को फाइनल किया, क्योंकि कॉरिडोर पहले थी, मुशर्रफ उस दौर में बना के गया था वहां तक पोर्ट, और ये गवादर बना रहे थे ये नेटो की सप्लाई के लिए। उस वक्त सिंगापुर को खत्म करने के बाद चाइना को देने का कॉन्सेप्ट ही गवादर मेगा ऑयल सिटी था, जिसके अंदर ईरान की गैस पाइपलाइन जुज़्वे हयात थी, जो कि क्रूड ऑयल के ऊपर 4 लाख बैरल की ऑयल रिफाइनरी ईरान ने गवादर में लगानी थी। उसका सर्कमस्टेंसेस ये था कि चाइना डॉलर ऑफलोड कर रहा था, ईरान पेट्रोल ऑफलोड कर रहा था। वो पेट्रोल को आपकी सरहद के जरिए बेचना चाह रहा था क्योंकि उस पर पाबंदी थी। अब अगर आप ईरान की गैस थी एवज गंदुम, ये आपको शायद इल्म में नहीं है। तुर्कमेनिस्तान में दोगे आप रोकड़ा कैश
वो भी 2 महीने पहले। लेकिन उसको आप इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी पस मंजर से अलग तो नहीं कर सकते ना। ईरान पे सैंक्शंस भी तो थी। आज ईरान के और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कि नहीं, मुझे एक बात बताया ना, अभी आपने थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा आपने गल्फ का जब जिक्र किया, 40 थी अरे एवज गंदुम कह रहा हूं मैं आपको, उसको एवज फूड की वजह से तो इजाजत थी। और उसी सेंक्शन के दौर में तुर्की तक गैस पाइपलाइन क्या नहीं बिछी ईरान की। तुर्की को वेवर नहीं दिया आलमी ताकतों ने, चाइना को वेवर नहीं दिया आलमी ताकतों ने, इंडिया को वेवर नहीं दिया आलमी ताकतों ने, रशिया को वेवर नहीं दिया उस दौर के अंदर आलमी ताकतों ने। तो आपकी जो गैस आनी थी वो एवज गंदुम थी, उसके ऊपर कोई सेंक्शन नहीं थी। कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर बिल्कुल थी पाबंदी, लेकिन गंदुम के एवज बिल्कुल नहीं थी। तो आप अगर वो ओरिजिनल प्रोजेक्ट उठा के पढ़ेंगी तो उस वक्त आप जो गैस खरीद रहे थे वो एवज गंदुम थी। ओरिजिनल पे भी चले जाते हैं अगर फैसल साहब, 2008 के बाद हिना रब्बानी खैर उस वक्त इकोनॉमिक एडवाइजर थी, उसके बाद वो फॉरेन मिनिस्टर बनी, उन्होंने खुद कहा वो जो दौर था वो तो फूड इन्फ्लेशन का वक्त था। पूरी दुनिया जब 2008-10 में कोलैप्स की तो खाने को कुछ नहीं था दुनिया के पास। वही तो बताना चाह रहा हूं कि क्यों एक बीज से 2 फसलों की माइंडसेट को उस वक्त जरदारी साहब ने दिया था। गंदुम जो है आपके पास सरप्लस चली गई थी, हालांकि एक दौर में शॉर्टेज थी, आपकी बात सही है। लेकिन जब एक बीज से आपने 2 फसलों का यहाँ पे आगाज किया, वो सन था 2010 का। 2012 के अंदर आपके पास गंदुम जो है कीड़ा लगना शुरू हो गई और अब तो चोरी होकर बिक रही है, तब भी नहीं खत्म हो रही। तो एक सूखा साका प्रोजेक्ट को छोड़ के अभी भी प्रोविंसेस के एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर आप ईंधन और तवानाई लेते हैं तो आप डॉलर देते हैं ना, इस वजह से आपके ये रिजर्व बढ़ते नहीं है। जब आप गंदुम के एवज आप ईंधन लेना शुरू करेंगे ना तो ये रिजर्व आपके पास सेफ होंगे, फिर आप 21 या 20 बिलियन डॉलर के ऊपर नहीं खड़े होंगे। गवादर मेगा ऑयल सिटी से 144 अरब डॉलर सालाना की आमदनी है, ये मैं आपको आज बता के जा रहा हूं। 22 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, 22 लाख से ज्यादा। वैसे आपको ये हैरत की बात नहीं लगती कि गंदुम के एवज अगर गैस मिल रही थी वो तो हो नहीं पाया, लेकिन हमें ईरानी पेट्रोल मिल जाता है कराची में? उसकी वजह यह है कि आपका एक सूबा चलता ही ईरान के ऊपर है, वहां पे जितना ईंधन आता है ना, अगर आप अपना पेट्रोल बलूचिस्तान भेजना शुरू करेंगे तो 25 रुपए महंगा हो जाएगा। आपको ये बात अजीब सी नहीं लगती कि पाकिस्तान और भारत की इतनी जंगों के बावजूद कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी इंटरनेशनल कोर्ट में या तो भारत या पाकिस्तान गया हो कि जी हमारे डैम्स पे, हमारी चीजों पे, हमारे एसेट्स पे दूसरे मुल्क ने हमला किया? लेकिन इस वक्त ये हाल है कि पानी से लेके, सड़क से लेके सूबों में आपसी तनाव नजर आता है, जिसको हुकूमत वक्त एड्रेस ही नहीं करना चाहती, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ही नहीं होता। इंडिया सिर्फ एक ही सूरत में आपके पास आएगा। देखिए मैंने यही कहा था कि आप इंडिया को गैस जाने दें, चाइना तो भेज रहे हैं ना, आप इंडिया को। तो अभी सूबों की बात कर रही हूं मैं आपको जिस तरफ लाना चाह रहा हूं ना उस तरफ आ जाइए। जब आप इंडिया को गैस भेजेंगे तो इंडिया ने अपनी इंडस्ट्री को गैस पे डाइवर्ट करना है। जैसे ही वो डाइवर्ट कर लेता तो फिर वो आपका हो जाता मोहताज। जब मोहताज किसी को करते हैं ना तो फिर किसी कोर्ट की जरूरत नहीं होती, फिर पानी भी छूटता है, फिर कश्मीर भी छूटता है, फिर इलेक्शन नीचे हम लग गए। इस हफ्ते में आप इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी को पाकिस्तान आता देख रहे हैं? मैं तो हफ्ते में 3 बार देखूंगा। यहाँ तो मोदी हर महीना आया होगा, नवाज शरीफ के पास खाना खाने आएगा यहाँ पर, क्योंकि जब तक टापी नहीं कंप्लीट होगी मोदी पाकिस्तान के जो ना नाक तक रगड़ने के लिए। क्या ये आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है पाकिस्तान के लिए कि वो कुछ और चीजों पे नेगोशिएट कर ले, कोई बात कर ले? कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करेगा। जनरल राहिल शरीफ करने चाह रहे हैं ना, सियासतदान वो उनको करने दें। रशिया और ईरान सिर्फ आपके जनरल के ऊपर तो एतबार कर लेगा, किसी सियासतदान के ऊपर, बशमूल पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमारे साथ रहने का, बहुत अहम इंकशाफात, आपका तज्जिया हमारे सामने रहा। इस पे कमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।